तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में योस्के और कोबेयाशु आपस में बातें करते हुए कहते हैं यहाँ तक उसकी फैमिली को भी नहीं पता कि आखिर अगर कोइची कहीं पे गायब भी हुआ है तो एकदम से आखिर कहाँ पे हुआ। योस्के कहने लगता है यहाँ तक युकाकू भी कहीं पे गायब हो गई है। तो सुनते ही ओकियाशु काफी परेशानी से कहने लगता है कहीं उसने कोइची को मार तो नहीं दिया और मारते ही कहीं फरार हो गई हो। लेकिन योस्के उसकी बात से एग्री नहीं करता, आगे से कहता है अगर ज्यादा से ज्यादा बात बिगड़ने को ही आती है फिर जरूर उसने कहीं पे कोइची को कैद करके रखा होगा। पर हाँ अगर हमने ज्यादा देर कर दी तो तब जीने और मरने की बात आती है। कहानी उसी अनजान आइलैंड पे उसी अनजान घर पे जाती है। यहाँ पे युकाकू ने कोइची को कैद कर रखा होता है। यहाँ पे हमारे बेचारे कोइची को वॉशरूम जाने के लिए भी कोई स्टूपिड पजल्स को सॉल्व करना होगा। यूं ही सॉल्व करते करते काफी परेशानी की वजह से काफी जोर के आने की वजह से जो कुछ भी था वो उसकी पैंट में निकल ही जाता है। अभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है युकाकू कोइची से कहने लगती है उसने उसका अंडरवेयर और पुजामा दोनों के दोनों को धो दिया है। युकाकू नोटिस करती है कि कोइची काफी परेशान सा दिख रहा है। युकाकू के पूछने पे कोइची काफी हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और ऐसी हरकत मेरे लिए काफी शर्मिंदगी की बात है। मुझे इस वक्त ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं दुनिया का सबसे निकारा और घटिया शख्स हूँ। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इन सब को रोक दो। आखिर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें जरूर मुझसे भी नफरत हो ही गई होगी, तो बस करो और मुझे घर जाने दो। सुनने के बाद युकाकू को भी काफी बुरा लगने लगता है और वो कहती है कोइची मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया होगा, तो इसी तरह तो फिर मैं भी एक बहुत बुरी लड़की हूँ। खैर यार ये सुन के कोइची कहता है यार इससे तो कोई बात असर ही नहीं कर ली। पहले मैंने अपनी पैंट को गीली किया, अब मैं अपने आप को आंसुओं से ही गीला कर रहा हूँ। खैर यार युकाकू उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है पर हाँ एक और चीज भी है। तुम्हें गो रही थी जब तक तुम ये कह रहे थे कि तुम एक बेकार और सबसे घटिया शख्स हो। इस दौरान मैंने तुम्हारी आंखों के अंदर वो गहरी चमक देखी क्योंकि इस बात की साफ साफ गवाही दे रही थी कि तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो मुझसे। तो सुनने के बाद कोइची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे मजीद बोलती है खैर यार वैसे भी ये चीजें मुझे तुम्हारे अंदर बहुत पसंद है। अब तो मैं उससे बेदर्दी से देखना चाहती हूँ। जहाँ तक तुम्हारी पैंट धोने की ही बात थी तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। ये कहते हुए वो कोइची को एक इलेक्ट्रिक चेयर दिखाती है और कहती है कि मैं इस पे कुछ वक्त से काम कर रही हूँ। कोइची का चेहरा इस बात की गवाही दे रहा होता है कि अगर वो थोड़ी देर भी इस जगह पे रुका तो शायद वो जिंदा वापस ना जाए। सबके बाद दोपहर के खाने के लिए युकाकू बाहर से ओलिवा ऑयल लेने जा रही होती है। इसके जाने के बाद कोइची खिड़की को टैप करते हुए कहता है कोई मेरी मदद करे, ये दिन ब दिन पागल होती जा रही है। अगर मैंने जल्द ना किया तो शायद बहुत खराबी होगी। पर फिर तभी उसकी नजर बाहर दूर दूर तक पड़ती है। वो दिल में कहता है तो अगर मैं भागू भी तो कहाँ भागूं। आइलैंड चारों तरफ पानी से घेरा हुआ है। दूसरे सीन में कोइची और ओकियासु अपने सामने मैप खोल के बैठे हुए होते हैं। तभी ओकियासु जोस्के से सवाल करते हुए कहने लगता है लेकिन कोइची के पास तो उसका स्टैंड एको है, तो शायद अगर वो बंदा भी हुआ हो तो वो तो मदद के लिए पुकार ही सकता है अपने स्टैंड का यूज करके। इसके जवाब में जोस्के कहता है लेकिन हाँ उसकी रेंज सिर्फ 50 मीटर्स तक ही है। तो शायद युकाकू ने उसे एक ऐसी जगह पे ले जाया होगा जहाँ पे आसपास कोई नहीं होगा। इसी दौरान हमें एक और बार फिर से कोइची के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पे वो दिल ही दिल में कहने लगता है रुको उसने तो कहा था कि वो बाहर ऑलिव ऑयल लेने जा रही है, कैसे वो इस वक्त में शॉपिंग कर सकती है। अगर उसने बाहर से कुछ मंगाना भी होता तो टेलीफोन की तार तो कटी हुई है। फिर कहीं जाके कोइची के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ अभी भी उसके पास मौका है। यही वजह से तुरंत से कोइची अपने स्टैंड को घर से बाहर बेचता है कि काफी ऊंचाई पे आके उसकी बाहर नजर टेलीफोन बूथ पे जाती है। ऊपर से वो 48 मीटर्स की दूरी पे होता है जो कि कोइची की स्टैंड की रेंज 50 मीटर्स तक है। इसका मतलब वो अपने स्टैंड का यूज कर सकता है। जैसे जैसे वो अपने स्टैंड का यूज करके जोस्के को फोन करने को ही जा रहा होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि इन फोन्स के लिए 10 यन तो जरूर चाहिए होता है और उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त युकाकू ने उससे कैद किया था वो इस वक्त अपने पुजामा में था। तो क्या वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करे, पर अगर उसने ऐसा किया तो वो पुलिसों को मार डालेगी। जैसे जैसे गहरी सोचों में क्या होता है कि खिड़की के पीछे से एकदम से नमूदार हो जाती है और वो पीछे से कहती है कि तुम जरूर सोच रहे थे ना यहाँ पे कोई पे फोन है या नहीं। तो सुनते ही कोइची के चीखे निकल आती है। काकू उससे मजीद बोलते हैं ये तो जाहिर सी बात थी, मुझे पता था तुम ये जरूर सोचोगे जब मैं तुम्हें कहूंगी कि मैं बाहर जा रही हूँ ऑलिव ऑयल लेने, लेकिन हाँ उसके लिए भी तुम्हें 10 यन की जरूरत पड़ती है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की हार मान लेती क्योंकि मैं तुम्हें इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने दूंगी।
लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्यूचर में कोई दिक्कत वगैरह ना हो, मैं फिर भी इमरजेंसी बटन को तोड़ दूंगी। ये कहते हुए युकाकू वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक और बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में युकाकू ऑलिव ऑयल मंगाने के लिए पेफोन में 10 येन डालती है। इससे पहले वो नंबर डायल भी कर पाती, युकाकू अपने हैंड पे कुछ लिखा हुआ नोटिस करती है। इसके चलते ही हमें तुरंत से फोन डायलिंग की आवाज आने लगती है। यहाँ तक जोस्के को भी कॉल चली जाती है, पर जैसे जैसे जोस्के कॉल उठाता है, जोस्के के पूछने पे कोई जवाब ना देता। बाय द वे ये सब कुछ कुइची अपने स्टैंड के कारण करवा रहा है। यहाँ तक युकाकू को खुद भी ना समझ में आ रही होती कि आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी देर तक ना जवाब देने की वजह से जोस्के को इतना तो शक पड़ ही जाता है कि शायद ये कॉल कुइची की तरफ से आई है। उसके चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये तुम हो कुइची? फिर भी उससे कोई जवाब ना मिलता। तभी उससे बैकग्राउंड आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि समंदर की होती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही युकाकू फोन को रख देती है। तक कुछ हो जाने के बाद युकाकू गुस्से से पीछे मुड़ के देखती है। वो क्या देखती है? वो कुइची का स्टैंड घर में वापस जाते हुए देखती है। एक और बार दूसरे सीन में हमें जोस्के और ओकियासु के बारे में दिखाया जाता है। ये समंदर की आवाजें जहाँ पे काल भी हो। इन्हीं दो इंफॉर्मेशन की वजह से वो एक ऐसा आइलैंड ढूंढ भी लेते हैं। दोबारा से कहानी युकाकू पे जाती है जो कि गुस्से से घर की तरफ बढ़ रही होती है और ये बात कुइची नोटिस भी कर लेता है। और जिस तरह से वो इस तरफ बढ़ रही होती है, ये बात तो कुइची को तय हो ही जाती है कि अब उससे लड़ना पड़ेगा। युकाकू जैसे जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो ना खुलता। कुइची ने इलेक्ट्रिक चेयर समेत काफी चीजें रख दी होती है। युकाकू तेजी से कहती है, दरवाजा को खोलो कुइची। तो कुइची आगे से कहता है, अगर तुम इतनी ही बुरे तरीके से अंदर आना चाहती हो तो फिर क्यों ना तुम दरवाजे को ही तोड़ डालो। खैर यार, ये कहने के बाद कुची दिल में मजीद बोलता है, अगर इसने दरवाजा तोड़ दिया उसके के यहाँ पे आने से उसे जरूर ये टूटा हुआ दरवाजा मिलेगा। देखते ही उसे ये बात तो साबित हो ही जाएगी कि जरूर यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। खैर यार, युकाकू दरवाजा को ना तोड़ती और वो पीछे से कहने लगती है, ये काफी खुशी है कि तुम्हारे पास भी मेरी जैसी पावर है कि दो लवर का एक ही छत में रहने का ज्यादा फायदा उसी में होता है कि दोनों की आपस में बने और एक ही जैसे गोल और एक ही जैसी वैल्यू हो। जैसे जैसे ये कह रही होती है, हैंग डोर पे इलेक्ट्रिक चेयर की इलेक्ट्रिक वायर को गोल गोल रोटेट देता है। जैसे युकाकू दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, कुची तुरंत से स्विच बोर्ड में तार दे देता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक सीधा युकाकू के हाथ पे लगती है। इसकी ही डिस्ट्रैक्शन में तुरंत से कुची पीछे से अपने स्टैंड का यूज करके उसके मुंह पे एक साउंड वेव मारता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। कुची उससे कहने लगता है, यह आवाज तब तक नहीं जाएगी तक तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ देती और जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगती। लेकिन इस सब के बावजूद भी युकाकू कुची से कहने लगती है। ये सारी बेवकूफों वाली बातों से उससे घंटा भी नहीं फर्क पड़ता। यही वजह से कुची के अल्फाज उस पर काम ना कर रहे होते। यही वजह से कुची के अल्फाज खुद ही उससे हटके गायब हो जाते। सब में युकाकू अपने स्टैंड का यूज करती है जो कि कुची के बालों के अंदर होती है, जैसे कि कोई कुची के बालों से पकड़ के उससे किसी चीज से दे मारे। हाँ, युकाकू इसी तरह कुची को के दरवाजे के पीछे जो चीजें होती है उनसे दे मारती है। इसकी वजह से काफी चीजें दरवाजे से हट जाती है और दरवाजा खुल जाता है। जबकि दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है, युकाकू पीछे से कहने लगती है, जी पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक जबरदस्त शख्स में बदल दूंगी, नहीं अब तो मैं तुम्हें अपने आप से जबरदस्ती प्यार करने पे मजबूर करूंगी। ऐसे होने के बाद ही तुम इस घर को छोड़ सकते हो। अलबत्ता अगर ये सब कुछ ना हुआ तो तुम्हें मैं मार डालूंगी अपने हाथों से। तक कुछ सुनने के बाद कुची अपने दिल ही दिल में कहने लगता है, अब तो मैं से एक कदम भी इस कमरे में नहीं घुसने दे सकता। जितना जल्दी हो सकते रिवर्ब का यूज करके इस पे हमला करना पड़ेगा। रिवर्ब कुची के स्टैंड का नाम है। यार, जैसे जैसे कुची रिवर्ब का नाम ही पुकारता है कि रिवर्ब आदमो या हालत में हो जाता है। देखे तो कुची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझने लगता है कि शायद अब उसका स्टैंड हिम्मत हार चुका है। वो किसी किस्म की सख्त मिट्टी से कवर हो गया होता है। जैसे कुची ये सब कुछ चिल्ला रहा होता है कि मेरा स्टैंड मर गया, तभी युकाकू नोटिस करती है कि वो सख्त सी मिट्टी धीरे धीरे करके कुची के स्टैंड से हटने लगी है। कुची चिल्ला रहा होता है कि मेरा स्टैंड मर गया। हालांकि युकाकू नोटिस करती है कि उसका स्टैंड धीरे धीरे बाहर निकलने को लगा है। युकाकू हिचकिचाते हुए काफी परेशानी से कुची से पूछने लगती है, इस चीज को स्टैंड क्या, आखिर स्टैंड होता क्या है? सबके बाद युकाकू मजीद और परेशानी से अंदर आना चाह रही होती है। अपने बालों का यूज करके शूज कैबिनेट को हटा के अंदर ही आने वाली होती है, जबकि कुची का ध्यान उसकी तरफ होता है कि पीछे से उसका स्टैंड सख्त सी मिट्टी को तोड़ के बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो अंदर आई होती है उस दौरान कुची ख्वाहिश करता है कि काश ये दरवाजा इसे उड़ा के बाहर फेंक डाले। उसका स्टैंड देख के युकाकू से रहा न जाता। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो दरवाजा खोल के सीधा अंदर आती, मगर जब तक वो अंदर आती है पानी सर से ऊपर हो चुका होता है। कुची का स्टैंड अपनी जगह से गायब हो गया होता है और जो सिर्फ रह गया होता है वो खाली शेल होता है।
तभी वो कुची से पूछती है तुम्हारी वो चीज कहाँ गई। युकाकू ने कुची का ध्यान उस खाली शेल की तरफ करवा दिया होता है। फिर तभी छत से युकाकू नोटिस करती है कि उसका स्टैंड। खैर यार जैसे जैसे कुची के स्टैंड ने अपनी आंखें खोली होती है को भी कुछ अजीब सा महसूस होता। कुची छत पे देखता है, अपने स्टैंड को इवॉल्व फॉर्म में पाता है। खैर यार शुरू में तो कुची उस स्टैंड को कंट्रोल ना कर रहा होता, वो खुद बड़ी तेजी से इधर उधर हो रहा होता। यहाँ तक युकाकू और कुची खुद भी अपने स्टैंड को ना देख पा रहा होता। देखते ही देखते कुची के स्टैंड के जिस्म से कोई पावरफुल वेव्स बाहर आने लगती है जो कि युकाकू को कहीं दूर घर से उड़ा के बाहर फेंकती है। खैर यार जैसे जैसे युकाकू बाहर उड़ के जा रही होती है वो कैसे न कैसे करके पे काबू पा ही लेती है और अपने आप को गिरने से बचा लेती है। जबकि कुची नोटिस करता है कि डोर पे के साउंड इफेक्ट है। इसका मतलब कुची अपने साउंड इफेक्ट को हम लोग के लिए भी यूज कर सकता है। यहाँ पे फुश का मतलब हवा है। कुची जैसे उस लेटर्स को छूता है वो खुद भी उसमें से काफी हवा को महसूस कर पाता। कुची को ये मालूम ना होता कि आखिर कैसे उसका रिवर्ब चेंज हो गया। देखते ही कुची समझ जाता है जो अल्फाज दरवाजे के पास आए थे काकू पहले से ही उस दरवाजे को छू दी थी, जिसकी वजह से उसने इन आवाजों को महसूस किया कि दरअसल एक हमले की सूरत में तब्दील हो गए थे। कुची को याद आता है कि हाँ उसने तो ख्वाहिश की थी काश ये दरवाजे से बाहर फेंक डाले। इसके स्टैंड ने इन्हीं अल्फाजों को दरवाजे पे चिपका दिया था। यार कुची भी काफी खुश होता है कि उसका स्टैंड इवॉल्व हो गया। कुची उसे नाम देता है रिवर्ब एक्ट 2। सिर्फ इतना युकाकू नोटिस करती है कि अब तो जोस्के भी यहाँ पे पहुंच गया है। यार जो रोड वो लेके आए होते हैं इसके अलावा वो चारों तरफ पानी पाते हैं, आसपास काफी ज्यादा घर पाते हैं। वजह से वो डिसाइड करते हैं कि पहले वो पे फूंग को ढूंढेंगे। जबकि युकाकू उसके दोस्तों को इग्नोर करके सीधा घर में जाने लगती है। घर का दरवाजा खुलता है और वो सामने कुची को पाती है। कुची अपने बाल काट रहा होता है। उसे गुस्से से कूटते हुए कहता है काकू मैं तुम्हें वार्न करते हुए कहता हूँ एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। जरा भी हिचकिचाए बगैर ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे रिवर्ब एक्ट 2 को इस वक्त छू भी नहीं सकती। सुनने के बाद युकाकू को काफी गुस्सा आने लगता है और उसकी लेफ्ट आई ट्विचिंग करना शुरू कर देती है। चिल्लाते हुए कहते हैं कुची अपने आप को कुछ हीरो मत समझो। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें बस थोड़ी सी अच्छी एबिलिटी मिल जाए तुम जीत सकते हो मेरे आगे। कहते हुए युकाकू केफ को हाथ लगाती है। हाथ लगाते ही उसका हाथ जलने लगता है। कुची ने पहले से वहाँ पे हॉट लिख के रखा होता है। इतना कुछ हो जाने के बाद युकाकू का दिमाग गुस्से से फटने लगता है। पूरे के पूरे घर को अपने बालों से घेर लेती है। इसकी वजह से ओकियासु और जोस्के की भी नजर उसी घर पे पड़ती है। यार उस घर के अंदर कुची रियलाइज करता है मेंटल एबिलिटी कुछ ज्यादा ही हो गई है। उसकी मेंटल एबिलिटी की वजह से उसका स्टैंड पावरफुल होता चला जा रहा है। काकू इस सब के बाद मजीद बोलती है अगर मैं गौर करूँ तो हमारा रिवर्ब इतना खतरनाक भी नहीं है अगर मैं बस उन अल्फाजों को ना छूं। कुची मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कि एक तरफ तो युकाकू काफी गुस्से में होती है और दूसरी तरफ जो कि काफी पहले परेशान था अब वो पूरी तरीके से काम हो चुका है। कुची थोड़ी देर में उसका आंसर देते हुए कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। चलते ही वो कुची को अपने बालों से पकड़ लेती है पर तभी युकाकू रियलाइज करती है कि वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो कि कुची ने अपने ऊपर अल्फाज भी लिखे होते हैं। इसी तरह कुची मजीद बोलता है मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। यूं ही कुची की स्टैंड की पावर उसके पूरे बालों तक फैल जाती है और उसका स्टैंड दोबारा से युकाकू को मजीद उड़ा के फेंकता है। जैसे जैसे कुची उस तक पहुंचता है तो उसके बाल व्हाइट हो गए होते हैं। खैर यार कुची उसकी दिल की धड़कन सुनता है और वो जिंदा होती है। खैर यार यही मौका पाते ही वो कुची के स्टैंड को पकड़ लेती है। वो कुची के स्टैंड को पूरे तरीके से तबाह करना चाह रही होती है। कुची अपने स्टैंड की टेल से उस पे वार करता है। कुनाई को रोक लेती है जिसकी वजह से वो टूट के सीधा नीचे गिरता है और उसे इस बात का भी काफी गुस्सा होता है कि कुची की वजह से उसके बाल व्हाइट हो गए। इसी सब में लगी रहती है पर हालांकि उससे भूल जाता है कि वो कहाँ पे खड़ी हुई है। वो क्लिफ के कोने पे खड़ी होती है। कुची एक और बार उससे वार्न करते हुए कहने लगता है कि जब वो उसकी दिल की धड़कन सुन रहा था तो उस दौरान उससे क्लिफ के क्रैक होने की आवाज भी आई थी। लेकिन युकाकू शुरू में इनकार करती है और इसी तरह क्लिफ टूट भी जाती है। युकाकू जैसे जैसे नीचे गिरने लगती है कि नीचे एक शार्प क्लिफ होता है और बस युकाकू उस क्लिफ के आर पार ही होने को जा रही होती है। स्टैंड उसे सॉफ्ट में बदल देता है अपने अल्फाज का यूज करके। बाउंस बैक करती हुई वो सीधा ऊपर आती है। ऊपर आते ही कुची जाने लगता है और जाते जाते कहता है मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि क्लिफ टूटने वाली है पर तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। युकाकू को रियलाइज होता है कि अब समझ में आया उससे ये बात पहले से मालूम थी। उसने मेरे नीचे गिरने से पहले ही ये सब कुछ लिख दिया था। अभी उसे समझ में आने लगता है कि जब तक वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी तब तक कुची उसकी जान बचाने की सोच रहा था क्योंकि उसने उस वक्त लिखा था जब उसकी कुनाई नीचे गिर रही थी। सारा शोर शराबा सुन के जोस्के कुची को फाइनली ढूंढ ही लेता। यार अब युकाकू समझ जाती है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।